कल थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस किए थे ना, कोई नया है क्या आज? कौन कौन है नया? डेमो देखे थे क्या? लाइव देखे थे? नहीं देखे? पॉलिटी के देखे थे? पॉलिटी का डेमो वो तो रायपुर वाला है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है ना वो, अब सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, भारतीय इतिहास। थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक है, रीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोग वर्ग 2 वाले हैं ना जो आ जाए हैं दोनों? ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वर्ग 2, खास तौर पे जो आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो यूनिट है, सामाजिक अध्ययन, और इस सामाजिक अध्ययन में कुल कितने अंक आएंगे? ये 20। और एक है आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ये कितना है? 10। ये है 10। टोटल कितने मार्क्स से होंगे? ये 30। और ये 30 मार्क्स में से जो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास को होगा। ये कल मैं इसका सिलेबस बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या आता है, एक बार और सुन लीजिएगा। सबसे पहला आता है भारतीय इतिहास, मेन टॉपिक वही होता है आपका भारतीय इतिहास दिया गया है आपके। दूसरा दिया है भारत की राज व्यवस्था, जिसको आप संविधान बोलते हैं, पॉलिटी। और तीसरा दिया है भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के साथ साथ आपको इसमें दिया है क्या? विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया गया है, ध्यान रखेंगे, विश्व भूगोल। तीसरा जो सामान्य अध्ययन में होता है भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य अध्ययन का बता दो ना, ये अर्थव्यवस्था। ये जो 4 मेन जो है वो सामान्य अध्ययन का पार्ट है। वही बात करें सामाजिक अध्ययन वाले हिस्से में, तो ये जो आपका ये इतिहास तो रहेगा, राज व्यवस्था भी रहेगा, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल भी रहेगा। उस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत एक ऐड हो जाएगा आपका सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर, ये वाला स्तर भारतीय समाज के बारे में। जैसे कल मैं आपको सिलेबस दिखाया था कि समाज की विशेषता क्या क्या होती है, समाज में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, बाल श्रम, शहरीकरण, महिलाओं की स्थिति, उनको लेकर क्या है भारतीय समाज का एक अलग से टॉपिक दिया है, वो वाले हिस्से में है ना, ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज क्या दिया इसी में? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या दिया है? छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला एवं संस्कृति दिया गया है, कला संस्कृति। ये छत्तीसगढ़ का क्या दिया? प्रशासन दिया है इसके अंतर्गत, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है। एक चीज एक्स्ट्रा क्या होता है सामाजिक अध्ययन में? सामाजिक मुद्दे, पेडागॉजी है आपका अंतिम जो चैप्टर है, सामाजिक मुद्दे करके। तो इतने को लेकर ये सामाजिक अध्ययन कितने हैं? ये 20। और इस 20 में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इसमें से 20 में से आया था कितना प्रश्न? ये 12। पिछले साल का बता रहा हूं मैं वहां पे, ठीक है। उससे पहले वाले में भी आया था लगभग 10 क्वेश्चन वहां पे वो। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पढ़ेंगे, वो लगभग 10 से 12 प्रश्न का होगा। और वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन जो लिखा गया वहां पे वो, उसमें 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से 2 तो इतिहास का ही होगा। 10 में 2 आ रहे मतलब बहुत है वहां पे वो, ठीक है। तो आप उसमें पढ़ेंगे आप। बाकी वर्ग 2 वाले स्पेशल है, तो उसके लिए तो मैं आपको बता ही दिया, 12 क्वेश्चन आपके लिए होगा ही होगा वो, ठीक है। तो मैं चालू कर रहा हूँ फिर से इतिहास को लेकर, है ना। चलेंगे, सुनेंगे ध्यान से। आज मैं स्टार्टिंग से बता दूं आप सभी को, कल आपको एक्सप्लेन किया गया था। भारतीय इतिहास, इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे। एक शब्द है इति धन, ह धन आस, ये कहलाता है इतिहास। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ क्या होता है? हुआ हो, ऐसा हुआ हो। अब कब हुआ हो? तो अतीत में। तो अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा आपके लिए? इतिहास। अब अतीत तो हमारे लिए कल भी था, जो आप कल पढ़े हो, क्या उसको इतिहास में ऐड कर सकते हैं क्या? लेकिन जो अतीत का जो समय अवधि जो डिसाइड किया गया है भारतीय इतिहास में, कितने वर्ष पुराना होना चाहिए? 100 वर्ष। 100 वर्ष पुराना जो भी घटना होगा उसको क्या बोला जाएगा? अतीत। अब उस अतीत में जो भी घटना घटा है और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा? इतिहास बोला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। अब वो अतीत में जो घटनाएं घटी है उसको जानने के लिए कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए, मतलब माध्यम होना चाहिए ना। तो इतिहास को जानने के कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। केवल 2 ही सोर्स होंगे। एक सोर्स होता है लिखित में, लिखित में इसको आप क्या बोलते हो? साहित्यिक। ये होता है
साहित्यिक सोर्स, एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल, जो कहलाता है क्या, पूरा तात्विक सोर्स। दो ही सोर्स होता है इतिहास को जानने के लिए, ध्यान रखेंगे आप। लिखित की बात करूं अगर, जैसे कि एग्जांपल मैं कल दिया था वेद, जैसे एग्जांपल दिए थे पुराण, जैसे एग्जांपल दिए थे उपनिषद, और एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया था आपको महाकाव्य। कितने महाकाव्य? दो प्राचीन में। आदि ग्रंथ कौन सा है? रामायण। एक कौन सा है? महाभारत। ये है महाभारत। अब देखो मैं इसको फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। ये जो हमारे लिए रामायण एक साहित्यिक सोर्स जो है, रामायण से हमको क्या जानकारी मिला था? कल मैंने कहानी बताया था कि एक प्रभु श्री राम थे और एक माता कौन थी? सीता। दोनों के मध्य पारिवारिक संबंध हो रहा है जनकपुर में और अयोध्या में। ये हमको कहां से पता चल रहा है? एक किताब से। उसमें पारिवारिक संबंध जब हुआ तो परिवार के कलह की वजह से उनको क्या मिलता है? 14 वर्ष का वनवास। वनवास जब मिलता है तो बीच में मित्रता को देखने को मिला, निषाद राज और हनुमान जी। वहां पे आप देखो कि रावण के द्वारा क्या किया गया? सीता माता का हरण। पत्नी के प्रेम में किसको जीता? लंका को। फिर वापस आए, फिर सामाजिक कुरीतियों की वजह से उनको वनवास फिर से मिला। जब वो वहां से गए तो आप पता होगा आपको, महर्षि वाल्मीकि जो छत्तीसगढ़ में पढ़ते, तुरतुरिया आश्रम, वहां पे वो तो मुलाकात होती है वहां पे, वहां निवास करते हैं, जिनसे 2 पुत्र का जन्म होता है, लव और पति के विक्षोभ में, मतलब उनके विरह में या उनसे अलग होकर 2 बेटे को पाले और पोसे, सशक्त बनाया उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पे वो। अब देखो इतना कहानी कहां से पता चल गया हमको? रामायण क्या एक ग्रंथ। क्या रामायण का पूरा तात्विक साक्ष्य है क्या? अभी ऑथेंटिक की बात करें, आस्था में है, लेकिन ऑथेंटिक में है क्या? नहीं मान सकते। सेम महाभारत की बात करूं तो एक कौरव और एक पांडव। कौरव और पांडव के बीच में क्या हुआ था? सत्ता के लिए लड़ाई हुआ था, जिसमें एक नाम आता है किसका? श्री कृष्ण जी का। पूरा कहानी कृष्ण जी के ऊपर डिपेंड है। महाभारत कहने के वहां पे पता चला आपको। महाभारत कहां से पता चल रहा है? साहित्यिक सोर्स से पता चल रहा है। इसका कोई आपको पूरा तात्विक साक्ष्य मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिला ना। इसके बाद एक नाम बताया था आचार्य चाणक्य जी का। चाणक्य जी की रचना का नाम क्या है? अब इस अर्थशास्त्र में कौन से राजवंश की जानकारी मिला हमको? मौर्य वंश। देखो एक राजवंश का उल्लेख मिल गया, मौर्य वंश। एक इसके अलावा एक नाम पढ़े थे, कौन सा? कालिदास जी। कालिदास किनके समय थे? गुप्त वंश। कौन से वंश में थे ये? गुप्त वंश। एक नाम बताया था बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, ये राजा हर्ष के बारे में। एक बताया था आपको चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चल गया। देखिए ये सब क्या है? ये साहित्यिक सोर्स से कहीं नहीं कि वहां पे वो आया समझ में। इसके अलावा विदेशी जो साक्ष्य है, या जिसको हम बोलते हैं क्या? यात्रा वृतांत। सबसे पहला विदेशी यात्री जाने वाले कौन है भारत में? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की रचना कल हम बताए थे आपको, इंडिका। अब देखिए इंडिका बताया, मौर्य वंश। दूसरा कौन आया? चीनी यात्री फायान। फायान आया ना। फायान की रचना फुओकी। और एक आया था कौन? चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग की रचना सीयूकी। सीयूकी। एक और आया बाद में, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इनकी रचना क्या है? रेहला। अब आप बताइए, ये जो विदेश से लोग आए हैं, मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, कई लोग आएंगे वहां पे। जब इन लोग आ रहे हैं भारत में तो भारत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे कि आप अभी मान लो जाए, डिजिटल में आप एक ब्लॉग बनता है, आप जानते होंगे सब, यूट्यूब में ब्लॉग बनता है। तो वो क्या करते हैं ब्लॉग बनाने वाला? जिस जगह पे गया है उस जगह का डाटा स्टोर कर रहा है किसमें? अपने मोबाइल पे, सोशल साइट में डाल दिया। सेम उस समय लोग क्या करते थे? अपनी किताबों में लिखते थे। जैसे कि आप पहले के पुराने जमाने के लोग को देखे होंगे, हमेशा डायरी रखे रहते थे उन लोग, कहीं भी जाते थे तो उनके कहानी लिख के रखते थे ना कहीं कहाँ पे, वही यात्रा वृतांत होता है। तो ये जितना चीजें बताया गया है, ये कौन से सोर्स होते हैं इतिहास जानने के? आया समझ में? ये इसको लिख लिए थे सब, जो नहीं आए थे वो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, बाकी हम लोग पूरा तात्विक में आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से इसको शॉर्ट में, जो कल नहीं आए थे ना उनके लिए, है ना। आप लोग इब्ने बतूता को ऐड कर सकते हैं, वहां पे काफी सारे लोग हैं, मैं उसको सीक्वेंस में कर दिया हूँ आज, है ना।
जय हिंद विक्रम जी। कालिदास की रचना कल लिखवा दिया था ना, मेघदूतम लिखे थे क्या एक? हाँ, वो छत्तीसगढ़ में रचना हुआ था ना, ध्यान रखेंगे आप, सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी पे। लिख रहे हो ना जो कल नहीं आए थे, क्योंकि इन लोग लिख लिए हैं भैया ना, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। पिछली बार बताया था इंडिका आया था करके, है ना, मेगा स्नेच की रचना शिक्षक भर्ती में। इसमें पिछले बार कोई दिलाया था क्या? पिछले बार का एग्जाम कोई चीज नहीं दिलाया एक भी? पेपर देखे हो? पेपर देखे हो ना? इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत में आते हैं तुगलक वंश में, ठीक है। हो गया पीछे। चलिए अब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है उसको समझ लीजिएगा। पुरातात्विक सोर्स क्या होता है? जो हमको भौतिक रूप में या ठोस अवस्था पे मिलता है। भौतिक रूप में मिलेगा, ठोस अवस्था में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ठोस अवस्था में, जिसको बाद में आप छूकर स्पर्श भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल पाषाण काल का लेता हूं मैं एग्जांपल। पाषाण काल का हमको क्या क्या मिलता है? पत्थर के औजार, और निवास करने के लिए क्या यूज करते थे उन लोग? गुफाएं। ये हमको जानकारी मिलता है। इसके आगे आप बढ़ते हो तो आप एक पढ़े हो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी का क्या क्या मिलता है हमको? भवन मिला है बड़े बड़े, नगद मिलेगा वहां का, स्नानागार मिला है वहां से, स्नानागार। वहां से हमको क्या मिलता है? मुहर मिलता है काफी सारे, मूर्तियां मिलता है काफी सारे। ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। राजपाट में आते हो, प्रशासन में, तो राजा के समय क्या जारी हुआ था? अशोक के समय अभिलेख। और दो अभिलेख खास तौर पे फेमस है। एक स्तंभ लेख है, जैसे सारनाथ स्तंभ आप सुने होंगे, स्तंभ लेख। एक होता है क्या आपका? वृहद शिलालेख, पत्थर पे लिखा हुआ होता है जो वृहद शिलालेख। इसके अलावा राजा क्या जारी करता है? मुद्रा, सिक्का, ये जारी करता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई राजा होता है क्या बनवाता है? आगे चलकर मंदिर वगैरह बनवाएगा। तो ये सब क्या है? आपके पुरातात्विक सोर्स है, ठीक है। इसको लिख लीजिए वहीं पे, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आप लोग बताइए जो कल आए थे, इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन सा था? और ऐतिहासिक ना, तीनों का डेफिनेशन अलग अलग था, याद होगा। चलिए इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों हम लोग विभाजन किए थे। एक था आपका कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री बोले थे इसी को। प्राग ऐतिहासिक काल का डेफिनेशन बता पाएंगे क्या कोई? क्या होगा? केवल क्या मिलेगा? पुरातात्विक मिलेगा। तो इतिहास का वह समय जिसका हमको क्या मिलता है? केवल और केवल पुरातत्व मिलता है। लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य मिलता है क्या? तो ये लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इतिहास का कौन सा समय है? पाषाण काल। पाषाण काल का क्या मिलता है हमको? केवल और केवल औजार मिलेगा,
और उनके द्वारा प्रयोग किया गया क्या, गुफा मिलेगा। क्या ऐसा कहीं मिला है क्या लिखित में कि पाषाण काल के लोग इस औजार का प्रयोग इस जानवर को मारने के लिए करते थे, इस गुफा का यूज इन लोग करते, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, प्रागैतिहासिक काल। या इसी में एक और है कौन सा, ताम्र युग। ये दूसरा कौन सा विभाजन किए थे? हाँ, इसका डेफिनेशन बताइए। पूरा तात्विक भी मिलेगा है ना, और इसका लिखित भी मिलेगा, वो लिखा हुआ भी है, लेकिन जो लिपि है इसको पढ़ पाए हैं क्या? इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया, जा सकता है, नहीं पढ़ा नहीं गया है, बाद में पढ़ सकते हैं ना। लिपि पढ़ा नहीं गया है। अभी आप लोग एक न्यूज़ पढ़े होंगे, 1 महीना पहले का है, तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक वहां प्रस्ताव रखा है, अगर जो कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लेगा उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे वहां पे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव लिखा है वहां पे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ा नहीं गया, तो कौन सा समय आता है हमारे यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और एक क्या होता है, ऐतिहासिक, एक होता है आपका कौन सा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में कौन सा आता है आपका, जिसका हमको पूरा तत्व भी मिलेगा, जिसका हमको लिखित भी मिलेगा, और लिखित जो मिला है इस लिखित को क्या किया गया है, पढ़ा गया है। तो कब से पढ़ लिए हम लोग, वैदिक सभ्यता से, वेद को पढ़ लिए संस्कृत को, तो वैदिक सभ्यता से आपको कहां तक पढ़ना है, 1947 तक। आपके लिए मैं लिख रहा हूँ 1947। ये होता है आपका इतिहास का डेफिनेशन, इसको लिखिए शॉर्ट में। यही तक था ना लास्ट क्लास, ठीक है। और भी पढ़ लिए थे, प्रागैतिहासिक काल थोड़ा देखे थे, ठीक, उसको अच्छे से बता देते हैं आज आराम से, है ना। इसके बाद सबके लिए नया होगा, ठीक है। लाइव क्लास देख लो जी आप लोग भी, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इतिहास का वह समय जिसका हमें केवल लिखित मिलता है, पुरातत्व भी मिलता है, और लेकिन पढ़ा नहीं गया है, क्या बोलेंगे उसको, ठीक। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये सोर्स दिखाया था आप लोगों को, ये लिखित होगा कि पुरातात्विक होगा ये? जैसे ये जो नगर दिखाई दे रहा है किसको बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सांची का स्तूप कौन सा वंश, मौर्य वंश, एक इतिहास बता रहे हैं। जैसे कि ये आपका मेहरौली का लौह स्तंभ, गुप्त वंश, इसको क्या बोलते हो आप, कुतुब मीनार, दिल्ली सल्तनत को बता रहे हैं। वो है कैलाशनाथ मंदिर, एक है नालंदा विश्वविद्यालय, ठोस अवस्था पे है, जाके देख सकते हो, महसूस कर सकते हो उसको, ये है। बात करें अगर एक और एग्जांपल में, जैसे कि मैंने छत्तीसगढ़ का दिखाया था आप सभी को, ये कौन सा मंदिर है, ये शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर, एक इतिहास बता रहे हैं। महाश्रीगुप्त बालार्जुन नाम के एक राजा थे, पांडु वंश में करके, उन्होंने इस सदी में बनवाया है, पता चला इतिहास। जैसे कि ये है आपका मेहरगढ़ का, ये द्वारिका का है, द्वारिका मतलब समुद्र के अंदर है। तो साहित्यिक जो सोर्स होता है, पुरातात्विक जो सोर्स होता है, वो केवल भूमि के ऊपर नहीं होगा, भूमि के नीचे भी होगा और जल के नीचे भी होता है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा किस टाइप से आते हैं, वहां पे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि ये एक मुहर है, दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहां भी लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ लिखा है, ये भी कुछ लिखा है। क्या उस लिखे हुए चीज को हम पढ़ पा रहे हैं क्या? जो पढ़ नहीं पाते वो कौन सी सभ्यता होती है, आद्य ऐतिहासिक, वो कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। ये मिला है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये जैसे कि ताड़पत्र दिखाया था आपको, वहां पे लिखा जाता है भोजपत्र या ताड़पत्र। ऐसे आपको गुफाओं पे क्या मिलेगा, आपको चित्रकारी मिलता है। जैसे भीमबेटका गुफा पढ़ेंगे हम लोग आज, तो उसमें चित्रकारी मिला है। ये शिलालेख है, अशोक के शिलालेख। मुगल ने क्या बनवाया था, चित्रकारी, पेंटिंग। किसी इतिहास को बता रहे हैं। ये आपके सामने जो मैप टंगा हुआ है, ये क्या है, अपने आप में एक सोर्स है कि नहीं, कुछ तो बता रहा है ना आपको। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए छोटा भीम और उनके जो साथ रहते राजू बाजू का एक चित्र बना देता हूँ, लड्डू वड्डू पकड़े हुए, आप जान पाओगे उन लोग क्या कर रहे हैं। आप चित्र को देख करके उसकी कहानी समझते हो कि नहीं समझते हो। आप पिक्चर देखने जाते हो तो क्या देखते हैं, फोटो ही तो देख रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं वहां पे वो मूव होता है, वो कहीं ना कहीं वहां पे पूरा कहानी समझ में आता है कि नहीं आता है। ये कहानी बता रहे एक तो, यहाँ पे देखो, इन लोग शिकार करने के लिए ऐसा कुछ पकड़े हुए दिखाई दे रहा होगा, ये जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बता रहे लोग शिकार करने जा रहे हैं। यहाँ चित्रकारी भी कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सभा है, बादशाह बैठा हुआ है, आसपास में लोग हैं, इतिहास दिखा रहे हैं ना कहीं ना कहीं वहां पे, यही तो इतिहास है वहां पे। वो
आया समझ में ये सोर्स? चलिए, इतिहास का विभाजन मैंने कर दिया ये। अब हेडिंग डालेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ये सबके लिए नया होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे आप लोग प्राग ऐतिहासिक काल। ये सभी लिए नया होगा ना। अब यहां समझिएगा, उसके बाद लिखेंगे आप प्राग ऐतिहासिक काल। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए आप। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल। 3 पार्ट में इसको भी बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नव पाषाण। थोड़ा सा नामकरण को समझिएगा कि नाम कैसे आया है, किस प्रकार से इसको नाम किया गया है, समझिएगा, उसके बाद लिखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो लोग होते थे इसको हम बोलते थे क्या? आदि मानव। और आदि मानव एक काम करता था केवल क्या? शिकार। और शिकार करने के साथ साथ क्या करता था? अपने खाद्य पदार्थ का संग्रहण, फूड स्टोर करता था वो, संग्रहण। अब शिकार करने के लिए किस चीज का प्रयोग करता था वो? पत्थर, पाषाण का औजार। यहाँ पे जो पत्थर का जो औजार यूज करता था उसका कोई आकार होता था क्या? नहीं होता था। अभी ना पूरा पाषाण काल में मानव जिस पत्थर का यूज कर रहे हैं उस पत्थर का आकार नहीं है, वो बेडौल है, बेकार है, ध्यान रखेंगे। अब उन लोग शिकार करने के लिए कैसा यूज करते थे? पद्धति समझिएगा ध्यान से। शिकार करने के लिए इन लोग कहां पे जाते थे? पेड़ के ऊपर चढ़ते थे इन लोग। अब आप बताइए, पेड़ के ऊपर जब चढ़ रहे हैं तो इसकी जो पत्तियां जो होगी नीचे जब गिरेगा तो इसको खाने के लिए छोटे मोटे जानवर आएंगे। छाए है वहां पे, मतलब धूप से छांव है, जानवर लोग कहाँ के बैठेंगे? पेड़ के नीचे। अब वो जो आदि मानव जो शिकार करने वाला है वो कहाँ बैठा है? पेड़ के। और क्या लेके गए हैं वो? पत्थर। जैसी वो शिकार नीचे पे आया उन्होंने क्या किया? पत्थर से वार करके नीचे कर दिया। अब नीचे जब गया पत्थर तो क्या हो गया? शिकार हो गया। ये पद्धति ध्यान रखना, शुरुआत है ये। वो आप भले लगता है कि आदि मानव लोग फेंक के मारते थे, वो अलग है, वो बात मारेंगे अभी। अभी क्या करें इन लोग? एक पेड़ में चढ़े हैं, पत्थर को लेके गए हैं, बेडौल पत्थर को, और नीचे जानवर आया जो शिकार करना है उसके ऊपर क्या कर दिए? नीचे कर दिए। क्या हो गया? वो जानवर मर गया, शिकार हुआ। ये परंपरा कई सालों तक चला है, वो लाखों साल तक ऐसा चला है। लेकिन जब वो व्यक्ति जो आदि मानव है इस पत्थर का दोबारा रीयूज करने के लिए जब उसको उठाएगा तो कभी ना कभी पत्थर तो टूटा रहा होगा, नीचे जाएगा तब। अब पत्थर जब टूटा बीज भाग से दोबारा यूज करने के लिए उठाया तो उसका हाथ कटेगा। पत्थर जब टूटता है तो उसमें क्या आती है? धार आ जाती है। धार जब आया तो पत्थर से टूटा तो मध्य भाग से वो पत्थर टूटा उसका यूज किए, तो मध्य भाग से टूटा वाला पत्थर यूज किए तो समय क्या कहलाया? मध्य पाषाण काल। तो इसका नामकरण कैसे हुआ? पूरे पत्थर का यूज किए तो क्या बोले उसको? जब पत्थर टूटा था मध्य भाग से तो क्या किया उसको? मध्य पाषाण काल बोले। अब जब बार बार पकड़ रहे तो उसका हाथ कट रहे, उसको पता चल गया कि इससे मांस वांस काटा जा सकता है, तो इन्होंने क्या किया? इस नुकीले पत्थर का यूज किया, किसके लिए? शिकार करने के लिए। जब ये शिकार ऐसा कर रहे थे तो आगे चलकर इन्होंने बुद्धि का थोड़ा प्रयोग किया और इस पत्थर में क्या लाया? नवीनता लाया। अब नवीनता कैसे लाया? इस पत्थर को फंसाया एक तो लकड़ी के बेट में, और पत्थर ऐसा फंसा दिया इस प्रकार से, ये देखो अब क्या बन गया? ये कुल्हाड़ी बन गया। अब वो यहाँ पे पकड़ेगा इसको लकड़ी को तो क्या हाथ कटेगा क्या उसका? नहीं कटेगा। तो पत्थर में नवीनता लाया तो क्या बोले उसको? नव पाषाण काल। एक और पत्थर बनाया उन्होंने, एक पत्थर ऐसा बनाया, अब उस पत्थर को इस प्रकार से आकार दिया और एक साइड, वन साइड को ऐसा धारदार बना दिया। देखो ये अब इस पार को पकड़ रहे हैं और उसको ब्लेड के रूप में क्या कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं। पत्थर की आकृति में क्या ला रहा है? नवीनता। एक पत्थर कैसा बनाया? लकड़ी का बेट लिया और उस लकड़ी के बेट में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कैसा फंसा दिया है, छिलपा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, ऐसा फंसा दिया। अब देखो यहां से पकड़ करके हंसिया के रूप में काम करे कि नहीं करते? आरी जैसे होता है ना धारदार, सेम वहां पे बना दिया। अब देखो 3 नाम है वहां पे। पूरा पाषाण काल में शिकार की पद्धति क्या था? पेड़ के ऊपर चढ़ते थे, नीचे आया मार दिया, तो क्या कहलाया वो? पूरा पाषाण काल। पत्थर बीच से टूटा तो बीच से टूटे वाले पत्थर का यूज किया तो क्या बोले इसको? मध्य पाषाण काल। नया पत्थर बनाया उसमें नवीनता लाया आकार में, तो यही क्या कहलाया? तो ये पत्थर के आकार के आधार पे क्या है? इसका नामकरण है। पूरा, मध्य और एक नव पाषाण। नामकरण समझ में आया?
दूसरा चीज है, यहाँ पे मानव केवल और केवल क्या काम कर रहे हैं, शिकार। अब शिकार के बाद मध्य पाषाण काल में क्या करेगा ये समझेंगे ध्यान से। मध्य पाषाण काल का समय अवधि लिख रहा हूं यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व, यहां तक है, ध्यान रखेंगे, अभी पूरा समझना तब लिखेंगे। ये 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व है, और पूरे पृथ्वी में 10,000 ईसा पूर्व में आइस एज, जिसको आप बोलते हो क्या, हिमयुग, हिमयुग की क्या होती है, समाप्ति होती है। पूरे पृथ्वी में क्या होता है, हिमयुग की हिमयुग मतलब पूरा, उससे पहले क्या होता था पूरे पृथ्वी में, बर्फबारी। अब बर्फबारी क्या हो गया, समाप्त। तो मानव को जीवन शैली परिवर्तन होगा कि नहीं, जैसे कि मानव का पूरा जीवन आकार डिपेंड करता है वहां की जलवायु। जैसे हिमयुग समाप्त हुआ, मानव गुफा पे रहता था, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा गया है कहाँ, निवास करने के लिए कहाँ रहते थे इन लोग, गुफाओं पे। तो इन लोग गुफा से कहाँ आएंगे, बाहर। गुफा से जब बाहर आए तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम क्या किया, पशु पालन। और पहला पालतू पशु बताया था कल, कुत्ता। कौन सा जानवर होता है, कुत्ता। क्यों इसी को लिए थे, कुत्ते को, 3 कारण था। पहला क्या कारण था, शिकार में क्या करेगा, मदद। दूसरा कारण सुरक्षा, और तीसरा वफादार। अब आप देखिए, मानव जो आप आदि मानव बोल रहे थे ना, इसको यहाँ पे क्या नाम दिए थे आप इसको, बाहर आया है, तो गुफा से बाहर आया मतलब जंगल में और भी जानवर है, उस जानवर से उसको शिकार का क्या है, खतरा है। किसको रख लिया, सुरक्षा के लिए, कुत्ते को। वफादारी क्यों, शिकार करके वो वापस लेके आएगा। तो देखो दिमाग कैसा चला उसका, उस दिमाग चला जिसके वजह से इस हिमयुग के बाद इस आदि मानव को 10,000 ईसा पूर्व में नाम क्या दिया, होमो सेपियंस। तो 10,000 ईसा पूर्व के बाद आदि मानव क्या कहलाता है, होमो सेपियंस कहलाता है। होमो सेपियंस का हिंदी अर्थ कल हम बताए थे आपको, चिंतनशील मनुष्य या बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या चिंतनशील मनुष्य। आप बताइए, चिंतनशील शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो अपने चीजों आवश्यक काम के लिए चिंतन कर रहे हैं। आप कैसे चिंतन करते हो अपने लिए, आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ती है तो आप चिंतन करते हो। अब वो चिंतन और वाला टेंशन वाला नहीं समझना है ना, ठीक है, वो टेंशन वाला चिंतन नहीं है, वो क्या है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आप यहाँ पे आए हो डेमो लेने के लिए, मान लो जाए एक आध जगह और गए होंगे कोई, जहां आपको लगा होगा कि वहां का डेमो और यहाँ का डेमो कंपेयर करने हैं। मान लो जाए आप चिंतन कर रहे हो, बुद्धि का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि मुझे ये वाला डेमो अच्छा नहीं लगा, फलाना बने नहीं पढ़े, तो मैं दूसरा कोचिंग जाऊँ। आपका बुद्धि आया कि नहीं आया कहीं ना कहीं, वो आपने जो यूज किया अपने बुद्धि का प्रयोग, तो आप दूसरे की तुलना में क्या कर रहे हो, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि चलो भेड़ बकरी जा रहे हैं वहां सबके सब चले जाते हैं, ऐसा कर रहे हो क्या आप, नहीं ना, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। तो वही चीज है यहाँ पे, जब मानव ने बुद्धि का प्रयोग किया तो क्या बोले आप उसको, क्या बुद्धि प्रयोग किया है, पशुपालन कर रहे हैं। वहां पे पशुपालन किया तो उन्होंने अन्य पशु को भी पाला होगा। जब अन्य पशु को जब पाले होंगे तो अन्य पशु के लिए क्या चाहिए उनको, चारा। अब चारा कहाँ पे मिलता है, नदी के किनारे। समझते जाइए, मैं पूरा एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, आराम से लिखेंगे आप। नदी पे क्या मिलता है आपको, जलचर। अब जलचर में क्या क्या खाएंगे इन लोग, मछली और केकड़ा, और क्या खाएंगे, कछुआ। अब आप देखिए, मानव जो केवल बड़े जानवर को मार करके खा रहा था कहाँ पे, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में बुद्धि का प्रयोग करके जो मिल रहे हैं जल में, उसको खा रहे हैं, मछली को, केकड़ा को और कछुआ। देखो बुद्धि आया कि नहीं आया वहां पे वो। तो ये सब चीजें परिवर्तन कब हो रहा है, मध्य पाषाण काल में हो रहा है। जैसी मध्य पाषाण काल में इनके लिए समस्या बन जाएगा क्या, चारा, कि हमको क्या चाहिए, अब चारा चाहिए। अब फिर से चिंतन करेगा, अब चिंतन करेगा तो चारा की तलाश को समाप्त करने के लिए नव पाषाण काल में क्या चालू कर देगा, वो स्वयं कृषि। यहाँ पे क्या चालू कर देगा वो, अब कृषि करता है तो पहला जो फसल होता है कौन सा होता है, जौ का होता है, पता होगा आपको जौ। उसके बाद गेहूं करेगा, चावल उत्पादन करेगा। अब वो स्वयं कृषि कर रहे हैं तो कृषि क्या 1-2 महीने का होता है क्या, तो उसको क्या रखना पड़ेगा, स्थायी निवास होना पड़ेगा। स्थायी निवास हुआ तो क्या बन गया, ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता। तो आप देखो मानव का विकास कहाँ से पढ़े हो आप लोग, आदि मानव से चालू किए थे और कहाँ आ गए हम लोग, गांव में आ गए।
आपको जाना कहाँ है? शहर। शहर मतलब कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो गांव कैसे बना समझ में आया? मैं एक एक और पढ़ाऊंगा अभी, मैं सिर्फ अभी मानव का डेवलपमेंट पढ़ा दूं, आप कैसे हुआ है वहां पे वो। तो ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग कि मानव जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल में केवल क्या काम करता था? यहाँ पे क्या काम सीखा? यहाँ पे क्या काम सीख रहे हैं? तो देखिए कैसे विकास हुआ कि नहीं हुआ वहां पे वो। आया समझ में? अब ये चलिए आराम से इसको कॉलम में आप बनाइए, मैं एक एक और पढ़ाऊंगा अभी इसको, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे इसको आप। लाइव क्लास, पत्थर के आकार के पर ही क्या है उसका नामकरण है ना। आप लिखिए कॉलम बाई कॉलम, में एक एक पढ़ाऊंगा अभी और पूरा मध्य और नवपाषाण काल फिर से पढ़ेंगे अपन। कौन सा जगह मिला है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी तो सिर्फ नाम है ये। ऊपर करना होगा तो बताइएगा ना, एक एक करके लिखना, पहले पूरा पाषाण काल को लिखना, फिर मध्य को, फिर नौ को, तभी समझ में आएगा वो। बाकी लोग तो कल लिख लिए थे शायद, जो कल आए थे। ऊपर करे, ये वाला हिस्सा लिखो पहले आप लोग मध्य पाषाण काल में, उसके बाद आप नव पाषाण काल में जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए, पशुपालन का जो जानकारी है कौन से युग में मिलता है? तब मध्य में, और कृषि की जानकारी नौ में, ठीक है, ध्यान रखना आप। साइड करूं इधर, चलिए ये लिखिए आप लोग नव पाषाण काल में औजार में नवीनता लाया, तो बोले नव पाषाण काल। क्या चालू करते हैं उन लोग? कृषि। स्थायी निवास करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रामीण सभ्यता बनती है। सब औजार का नाम है ना अलग अलग, मैं नहीं लिखवा दूं इसको, ठीक है ना। अब कुल्हाड़ी तो दिखाई दे रहा होगा आप सभी को मेरे ख्याल से, वो उस समय उन लोग उसको लकड़ी में जो होता था ना, बेट बोलते हैं ना, उसमें फंसाने के लिए यूज करते थे लासा। लासा जानते हो? लासा का प्रयोग किया जाता था, गोंद टाइप का हम लोग क्या करते थे, लकड़ी में लाशे को कर देते थे, सूखने के बाद वो ठोस हो जाता था, वो प्रयोग किया जाता था उसमें, ध्यान रखेंगे आप, है ना। बढ़े क्या आगे? हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल। पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल को। आ रहा है प्रिंसी जी आवाज? चलिए फिर से मैं वही कहानी बता रहा हूँ, सुनेंगे आप।
अब आपको इसे पढ़ना है मेन, तो प्लेस कौन सा है। यहाँ पे दिखाई देता होगा क्या काम कर रहे हैं इन लोग, शिकार कर रहे हैं ना। तो यहाँ जो मुख्य रूप से काम क्या होता था, शिकार का। और शिकार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, पाषाण के औजार, पाषाण का औजार। और इन लोग मुख्य रूप से अपने शिकार का क्या करते थे, स्टोर करते थे। खाद्य का क्या करते थे इन लोग, संग्रहण करते थे। अब मानव अपने जीवन में जिस चीज का प्रयोग करेगा वही हमको क्या मिलेगा, सोर्स के तौर पे मिलेगा। यहाँ पे मेन जो इन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया कौन है, पत्थर के औजार। तो इतिहास में पूरा पाषाण काल से कौन कौन सा प्लेस मिलता है, सुनेंगे ध्यान से। ये कहानी समझ में आ गया था पूरा, ये पत्थरों का प्रयोग कैसे करते थे। अब कौन सा प्लेस है, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, पूरा पाषाण काल का ना। सबसे पहला साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ पे, पल्लवरम। पल्लवरम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है, ध्यान रखेंगे। दूसरा जानकारी कहाँ से मिलता है, समय तो एक ही होता है लेकिन बस यहाँ पे मैं दूसरा करके लिख रहा हूँ इसको। ये मिलता है अतिरपक्कम, अतिरपक्कम से। अतिरपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु पे ही है, ध्यान रखेंगे यहाँ ये वाला हिस्सा। दो जगह है, एक पल्लवरम है और एक अतिरपक्कम। इन दोनों का जो खोज जो हुआ था 1863 में हुआ था, वर्ष 1863 ईस्वी में। और यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब हुआ था पहली बार, तो 1863। अब 63 में कैसे हुआ ये समझेंगे ध्यान से, लिखो मत अभी 2 मिनट मैं समय दूंगा आप लोगों को, है ना, समझे थोड़ा सा, है ना। वर्ष 1861 ईस्वी में भारत में एक डिपार्टमेंट बने था, भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था 1861 में। जब गठन हुआ तो इसके कोई ना कोई संस्थापक होंगे, जनक। जनक का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन एक तो बनेगा आपके लिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम महोदय ने एक डिपार्टमेंट बना दिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग। अब नाम से पता चलता है कौन से क्षेत्र के काम करने के लिए बनाया है, पुरातत्व। अब पुरातत्व में काम करने के लिए जब बनाया है तो इन्होंने क्या किया, 2 व्यक्ति को हायर किया काम करने के लिए। एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक व्यक्ति का नाम है ये, और ये जियोलॉजिस्ट होता है ये। और एक व्यक्ति का नाम है विलियम किंग, विलियम किंग। और इन दोनों को अपने अंदर हायर किया है काम करने के लिए, क्योंकि दोनों क्या है, एक भूवैज्ञानिक है, जियोलॉजिस्ट है, जो भूमि के अंदर छिपे हुए चीजों को क्या करता है, वो अध्ययन करता है। अब इनको लाया है कब, 1861 में। तो इन दोनों को काम करने के लिए भेजेगा कहाँ पे, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये वाला हिस्सा कौन सा है, केरल, ये है कर्नाटका, और ये कौन सा है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ध्यान रखेंगे, ये केरल है और ये वाला कौन सा, ये कर्नाटका। इसी तमिलनाडु का एक जगह मैंने बताया कौन सा, पल्लवरम। तो इस पल्लवरम में खोज करने के लिए कौन गया, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब गया, 1863। तो मैं बोल सकता हूं पल्लवरम का उत्खनन कार्य करने वाले कौन होंगे, रॉबर्ट ब्रूस। आया समझ में वो। दूसरा व्यक्ति कौन है, विलियम किंग। विलियम किंग भी गया था उनके साथ में, तो उनको कहां से मिल गया, अतिरपक्कम। तो ये दोनों यहाँ पे कैसे गए, क्यों गए, समझ में आया। कौन थे, एलेक्जेंडर कनिंघम। इन दोनों को हायर किए, कहां भेजे उसको, तमिलनाडु। तमिलनाडु पे ही क्यों भेजा गया होगा, इससे पहले 1842 में एक आया था डॉक्टर प्राइम रोज करके, उसको एक पत्थर मिला था। और वो पत्थर को जब देखा था उसको लगा कि पत्थर जो है दूसरे पत्थर की तुलना में अलग है। जैसे मान लो जाए आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो पहाड़ी वगैरह में जाते होंगे तो पत्थर ही पत्थर दिखाई देता होगा। अब किसी पत्थर में कोई कारीगरी की गई हो मानव के द्वारा, देखो पत्थर तो पुराना है ही, पूरे पृथ्वी का पत्थर क्या है, करोड़ों साल पुराना है। लेकिन कोई पत्थर ऐसा है जिसमें कि मानव ने उसमें क्या किया है, कुछ काम किया हो, तो उसका महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लो जाए पाषाण काल के लोगों ने इसको काट करके एक औजार बना के रखा होगा कहीं पे, मतलब इस पत्थर का यूज हो चुका है, इसका महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा वहां पे वो, तो वही चीज मिला वहां पे वो। अब वो समझ नहीं पाया क्या पत्थर है, लेके चले गया। लेकिन जब ऑफिशियल जो डाटा दिए कौन दिया, तमिलनाडु में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, और किसने, विलियम किंग। जिसके वजह से आप पहला किसको लोगे आप, 1863 में पल्लवरम को, और एक कौन सा आपका अतिर। तो ये दोनों कौन से समय का हो गया आपका, पूरा आया दोनों समझ में ये। चलिए लिखेंगे इसको दोनों को पहले। पल्लवरम तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखेंगे आप, है ना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। पल्लवरम कहाँ पे है,
अतिपक्कम कहाँ पे? ये हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिश आएंगे तब, और फिर से, है ना, जब ब्रिटिश काल आएंगे ना तो वहां पे और बताया जाएगा आपको ये। अलेक्जेंडर कनिंघम बताऊंगा आपको जब आएगा तब, लॉर्ड कैनिंग के समय। रॉबर्ट ब्रूस फुट है और एक विलियम किंग है ना, नाम याद करेंगे, नाम पूछा जाता है। बढ़े आगे, चलिए और कौन कौन से प्लेस है सुनेंगे ध्यान से। तीसरा नंबर लिखा दो ना, पहला दूसरा बता दिया। तीसरा जगह है एक ठो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, या इसी को बोला जाता है हथनौरा, हथनौरा। और ये नर्मदा घाटी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। इसी नर्मदा घाटी में हमको जानकारी मिलता है भारत में सबसे पहला मानव कंकाल, सबसे पहला क्या मिला हमको? मानव के क्या मिलते हैं? कंकाल मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज है, यहीं से हमको मिलता है जानकारी हाथी के कपाल। अब देखो हाथी का कपाल मिल रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि उस समय एक जीव रहा होगा, कौन? हाथी नामक। तो ये तभी तो मिला ना कहीं ना कहीं, और मानव के कंकाल भी मिल रहे हैं वहां पे वो। दूसरा मतलब अगला पॉइंट है चौथा नंबर का, एक जगह है बोरी। बोरी कहाँ पे है हमारे लिए? महाराष्ट्र में। यहां से क्या मिलता है? यहां से हमको जानकारी मिलता है भारत का सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल, भारत का सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल, सबसे पुराना मानव कंकाल है, प्राचीनतम मानव कंकाल। और यहीं से हमको मिलता है सबसे प्राचीनतम पाषाण के औजार, प्राचीनतम पाषाण औजार। अब देखिए दोनों चीज को समझेंगे फिर लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या बोला गया? पहले वाले में नर्मदा घाटी में सबसे पहला क्या मिला? कंकाल मिले, मानव कंकाल में ध्यान रखें। साथ में क्या मिले? हाथी के कपाल, मतलब समझते हो ना, मस्तक जो खोपड़ी जो होता है वो कपाल बोला जाता है, मतलब उसमें कोई जीव रहा होगा हाथी नामक, पूरा पाषाण काल। यहाँ पे क्या बोले? देखो भारत में सबसे प्राचीनतम क्या मिल गया? देखिए वो पहला था और ये क्या सबसे पुराना है। अब ये कैसे निकालते हैं हम लोग? आज मान लीजिए एक कंकाल मिला है, आज 19 तारीख को, 25 तारीख को कोई मिलेगा, 1 तारीख को कोई और मिलेगा, तीनों का अध्ययन करूंगा तो पता चलेगा जो 1 तारीख को मिला था वो सबसे पुराना है, पता चल जाएगा वो। औजार की बात करें, सबसे पहला औजार बोला जाता है तो कहां लोगे आप? पहला, सबसे पहला कहां मिला? पल्लवदम में। अभी पढ़े ना आप लोग, भारत का सबसे पहला औजार कहां मिला? लेकिन सबसे प्राचीनतम कहां से मिल रहा है? बोरी से मिल रहा है। देखो इतिहास में शब्दावली आएंगे ना, पहला, पुराना, दूसरा, नया, ऐसा करके। मान लीजिए कोई ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, ये सी प्लेस है और एक डी प्लेस है। 4 जगह से मुझे क्या मिले? पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ से मैं चारों को यहाँ ला के रख रहा हूँ और मैंने कहा ये जो ए वाला है ये 1992 का है, ये 2000 का है, ये 1981 का है और ये 2024 का है। चारों जगह से मुझे क्या मिला है? पत्थर। पहला ए बी सी डी कहाँ से मिला? पहला कहाँ से मिला था? ए वाले से, तो आपने बोल दिया फर्स्ट कहाँ से मिला? ए से। चारों का मैंने अध्ययन किया तो पता चल रहा है कि कौन सा सबसे पुराना है? सी वाला है कि नहीं है? तो सबसे पुराना कौन हो गया आपका? सी वाला हो गया। आया समझ में? अब ये वही चीज है, सबसे पहला औजार पल्लवदम, लेकिन सबसे पुराना औजार कहाँ से? बोरी से। पहला मानव कंकाल हथनौरा से और सबसे प्राचीन कहाँ से आपका? बोरी से। चलिए 2 लिखिए यहाँ पे।
4 हो गए ना प्लेस पूरा पाषाण काल के। बोरी मतलब महाराष्ट्र, अब वो एमपी मध्य प्रदेश। हो गया, 5वां नंबर लिखिए, 5वां नंबर डालिए भीमबेटका। 5वां नंबर है भीमबेटका, और भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला पे। एमपी का एक जगह कौन सा है, रायसेन जिला है, और वहीं पे भीमबेटका क्या है, गुफा है। भीमबेटका गुफा लिख लेना ना पूरा। अब ये भीमबेटका गुफा में क्या मिलता है हमको, रॉक पेंटिंग, शैल चित्र मिला है, शैल चित्र। और शैल चित्र में मैंने एक दिखाया था आपको याद होगा, शिकार करते हुए, और ये काफी फेमस है, इसके वजह से इनको शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व विरासत की सूची। आपका सीजी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था ये भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है करके, शैल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए। अगर आप सीजी टेट एग्जाम अभी रिसेंटली वाला दिलाए होंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, भीमबेटका किसके लिए फेमस है, शैल चित्र के लिए, डायरेक्ट आया था क्वेश्चन। किसमें शामिल किया गया इसको, यूनेस्को। यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पे जो भी मतलब जैसे कि फुल फॉर्म देखोगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल है, सोशलिस्ट है, एक कल्चर है। तीनों तरीके से कोई भी फेमस जगह प्रसिद्ध है जो कि वर्ल्ड लेवल के लिए होगा, उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, वो शामिल कर लेता है। तो ये एक पहला बता दिया भीमबेटका करके, ठीक है ना। ये लिखिए एमपी में, मैं दिखाऊंगा फोटोज वगैरह वहां के, आपके सभी को सब दिखा दूंगा आपको, है ना। पहले पढ़ते जाइए, 5 प्लेस हुआ है अभी पूरा पाषाण काल में, इतना याद करना है, ध्यान रखेंगे। 5 तो बताए अभी तक, भीमबेटका, बोरी, और एक आपका था नर्मदा घाटी, एक आपका पल्लवरम, और एक आपका अतिर पक्कम। 2 जगह यूपी का लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है ये। यूपी का 2 जगह बता रहा हूं, है ना। एक है बेलन घाटी, और एक आप पढ़ते हो मिर्जापुर। मिर्जापुर, ये दोनों को लिख लीजिए। यहां से भी क्या मिलता है, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, लिख के रख लीजिए बस वहां पे, है ना। मध्य पाषाण काल का भी मिलेगा यहाँ से, नव पाषाण काल का भी मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। बेलन घाटी, और एक कौन सा है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। चलिए एक बार इतना रीड कीजिए, फिर मध्य पाषाण काल 2 मिनट देख लेते हैं बस आज। पढ़िए फटाक से, इतना पढ़ाया गया अभी। वहां पे पूरा पाषाण काल के हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, मेन तो वहां देखा जाए तब, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में भी मिलेगा, उसका यहाँ बता दूंगा, 9 में भी मिलेगा, वहीं से तीनों जगह से मिलता है वहां पे, ठीक है ना। भीमबेटका से मिलेगा।
समझ में आया? जो आज आए हैं, कल जो आए थे दोनों, ठीक है। बढ़े आगे, हेडिंग डालेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का समय अवधि बता रहा हूं, उनका मैं नहीं बताया जानबूझ के ना। इसका है 10,000 ईसा पूर्व, बीसी ना, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखेंगे, मैंने आप सभी को अभी पढ़ाया 10,000 ईसा पूर्व में कौन सा चीज का परिवर्तन होता है? जलवायु। तो यहाँ पे क्या हुआ? हिमयुग की समाप्ति। हिमयुग की समाप्ति के बाद मानव को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहने का मतलब है बुद्धि का क्या करेगा वो? प्रयोग। तो मानव जब गुफा से बाहर आ रहे हैं तो क्या चीज बना रहे हैं? पशु पालन। और पशुपालन में पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता। अभी भी है ना ये मानव का, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फोटो भी डाल दिया आपके लिए, आसान होगा वो, समझ में आ रहा है ना? वहां हाथी को मार रहे थे, यहाँ पे कुत्ता रखा है। अब पशुपालन जब किया है तो पशु के अलावा अन्य पशु को भी पालेगा। अन्य पशु के लिए क्या चाहिए इनको? चारा। चारा की तलाश में कहा जाएगा वो? नदी के तट पे या नदी के किनारे। नदी किनारे जाएगा तो नदी में उसको क्या मिलेगा? जलचर। तो यहाँ पे मानव किसको खाएगा? अब जलचर। क्या क्या बताए थे यहाँ पे? मछली, केकड़ा और कछुआ। सांप को भी खाता है, खाते हैं ना सांप को भी, जानते हो कि नहीं? सांप को भी खाया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। अब जलचर में इन्होंने किस चीज का प्रयोग किया? तीर और कमान, मछली को मारने के लिए। और किसका यूज किया? लकड़ी का नाव। तो लकड़ी का नाव। क्या क्या परिवर्तन आया सुनेंगे ध्यान से। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? पशु पालन। नदी के तट पर किसको खाया? जलचर। किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? तीर और कमान। और किसका? लकड़ी का। तो हमको साक्ष्य के तौर पे क्या मिलेगा? जो मानव ने अपने जीवन में प्रयोग किया है वही मिलेगा ना, कहीं ना कहीं। वहां पे वहां पत्थर मिला था, यहाँ पशुपालन की जानकारी मिलेगा आपको। ये लिखेंगे पहले आप वहीं पे, फिर कौन सी जगह से मिला जानकारी, ये पढ़ते हैं। वही चीज है जो वहां पढ़ाया गया है, अभी इंडिविजुअल पढ़ाया जा रहा है। प्लेस आपको याद करना है मेन तो वहां पे। देखो नाव बन रहे हैं, लकड़ी का नाव, ध्यान रखेंगे। और एक शब्द लिख लेना, तो वहां पे एक नदी से दूसरे नदी जाएंगे तो क्या बनेंगे इन लोग? अस्थाई निवासी। यहाँ पे क्या बनते हैं? अस्थाई निवास बन रहे हैं। एक नदी से दूसरे नदी किनारे जा रहे हैं, क्योंकि हर नदी पे हर समय पानी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप। अब प्लेस देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा प्लेस है जहां से हमको जानकारी मिलता है वहां पे, ठीक है ना। लिखिए प्रमुख स्थल, साइड में डालेंगे। प्रमुख स्थल या प्रमुख साक्ष्य जहां से हमको प्राप्त होते हैं। चलिए समझिए कौन कौन सा प्लेस है। सबसे पहला जगह है बागौद। बागौद। दूसरा जगह है नागौद। नागौद। तीसरा जगह है सांभर झील। सांभर झील। और चौथा जगह है आदमगढ़। समझेंगे पहले क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ से। ये जो चारों जगह है, सबसे पहले बात करूं बागौद, नागौर, सांभर झील और एक आदमगढ़। इन चारों जगह से क्या मिलता है? पशु बाड़ा। पशु बाड़ा मतलब क्या पता चलता है? पशुपालन। अब पशु बाड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में? कोठा। क्या बोलते हैं? कोठा बोलते हैं ना। आप बताइए इस कोठे का निर्माण क्यों किया जाता था? ये अभी भी क्यों किया जाता है? रखने के लिए बस, और कुछ उद्देश्य रहता होगा? हाँ, पशुपालन ना, तो वहां क्यों रखेंगे? अन्य जानवर से खतरा है ना। अरे आप पशुपालन कर रहे हो, बहुत सारे पशु हो गए हैं, और अभी आप जंगल पे रह रहे हो, तो दूसरे पशु शिकार का है कि नहीं आशंकाएं, तो क्या करोगे आप? सुरक्षित रखोगे नहीं रखोगे? आप मुर्गी लोग को क्यों रखते हो? घोड़ा तरी, घोड़ा जानते हो ना छत्तीसगढ़ी में, मुर्गी के लिए बना के रखना छोटा वाला, घोड़ा तरी बोलते हैं ना उसको। ये आप क्या करते हो? टुकनी में ढक देते हो। क्यों ढकते हो बता दो उसको? भगे मत करके, कोई शिकार मत कर ले करके, बिल्ली बिल्ली।
रखते कि नहीं रखते हो? तो इन्होंने भी क्या किया, एक कोठा या आप बोल सकते हो पशुबाड़ा बनाया, और जब बनाया तो उन्होंने किसका यूज किया, लकड़ी और मिट्टी का। अब लकड़ी और मिट्टी कैसे यूज किया, आप लोग छत्तीसगढ़ी में खास तौर पे देखे होंगे, जब गांव पे जब बाड़ी जो होता है ना, उसको बाउंड्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेशरम की लकड़ी को लगाते हैं और मिट्टी से पूरा ऐसा छाप देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बन गया वो, एक बाउंड्री बना कि नहीं बना? सेम बनाया गया है, यही साक्ष्य रूप में मिला कहां पे हमको, बागौर, नागौर, सांभर जिला और एक आदमगढ़। तो हमको क्या मिलता है इन चारों जगह से, पशु बाड़ा। तो पता चला पशुपालन करते थे, लेकिन पहला कहां से मिला पूछा जाएगा तो किसको लोगे आप, बागौर। बाकी 4 जगह। सांभर झील से एक्स्ट्रा चीज क्या मिलता है, वृक्षारोपण की जानकारी, पेड़ पौधे लगाए थे चारा के लिए, ये याद करना है। आदमगढ़ से क्या मिलता है हमको, अस्थायी निवासी की जानकारी, मकान मिले वहां से। 2-4 तो मिला है तो अस्थायी निवासी बोल दिए, ज्यादा मिलता तो परमानेंट बोल दिया जाता। चारों समझ में आया? ऊपर के तीनों बागौर, नागौर, सांभर, ये कहाँ पे है, राजस्थान पे, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये 4 जगह लिखिए आप, बागौर, नागौर, सांभर, झील। बाकी का प्लेस मैं कल बताऊंगा, ठीक है? आज इतना ही करते हैं, टाइम हो गया क्योंकि। आज समझ में आया? स्पीड हुआ क्या कल की तुलना में? ठीक है, और तेज है, हो रहा है, और स्लो करूं? ठीक, बाकी के लिए बता देना, कहीं भी अगर रहता है तो आप, है ना, रुक जाएंगे वहां पे। समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है? लाइव क्लास, ठीक है? तो मेरे ख्याल से जो मैंने ये 3 बताया था, प्राग, आद्य, ऐतिहासिक, फिर आपने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या, ये पूरा मध्य नौ, अभी हम लोग यहाँ तक आए तो पूरा में बता दिया, मध्य में और एक नौ, आगे क्या होगा, ताम्र, इसके बाद आएगा क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है?